अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूइंग थ्योरी का। बिल्कुल जी, क्यू की तार को हम अक्सर कहीं पर भी हमें जाना है, किसी बैंक में जाना है, तो बैंक में हमें रश अगर ज्यादा है, जो आगे सर्विसेज दी जा रही हैं वो अगर स्मॉल इन साइज हैं, तो देन हमें क्यू में खड़े होके सर्विसेज के लिए वेट करना पड़ता है। अगर हम एटीएम पे जाएं, एटीएम की सर्विसेज से पहले वी हैव टू वेट करना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी की फीस क्लर्क के पास चले जाएं, अगर उसकी स्पीड स्लो है और हमें ज्यादा देर तक ज्यादा कस्टमर्स खड़े हैं तो वेट करना पड़ेगा। तो ये तो एक बड़ा जेन्युइन सा फिनोमिना है क्यूइंग थ्योरी का। इंटरेस्टिंगली आप समझ लें कि हम ये जो क्यूइंग थ्योरी है इसका कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो हम करना चाहेंगे। इसके कुछ बिहेवियर्स को स्टडी करना हमारा कंसर्न है, ताकि हम ये सुजेस्ट कर सकें कि लोगों को कितनी देर क्यू में इंतजार करना पड़ता है, सर्विसेज फैसिलिटीज जो है वो कितनी कैसे जो है वो हम लोग सारी की सारी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इट इज अ कॉमन फिनोमिना इन एवरीडे लाइफ टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स waiting in a front of a booking counter in a railway station or in a theater to have some services carried out. आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो देखें, जब आप कंप्यूटर्स में बात करें तो शायद आपको वहां पर भी मुख्तलिफ जो जॉब ऑप्शंस हैं, मतलब प्रिंटिंग जॉब्स है, तो क्यू में लग जाती हैं, क्योंकि वो कैसे प्रोसीड होंगी वो डिपेंड करता है कि आपका पास जो आगे प्रिंटर है उसकी स्पीड क्या है। सर्विसेज दे रहा है ना प्रिंटर, प्रिंटिंग की सर्विसेज दे रहा है। क्लाइंट आपकी जॉब्स हैं जिनको आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटिंग के लिए भेजा हुआ है। इसी तरह से जो प्रोसेसर है उसने तो अपनी एक स्पीड के साथ प्रोसेसिंग करनी है, तो बाकी जॉब्स वगैरह कमांड्स कह लें किधर हैं, क्यू में खड़ी होंगी। तो बिल्कुल ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्यूइंग थ्योरी का, ये सब क्यू में आप लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ वेटिंग लाइन अकर्स व्हेनेवर the demand for denied for services from a facility exceeds the capacity of the facility। यानी कि जो फैसिलिटी की कैपेसिटी है उससे एक्सीड करते हैं तो क्यू लगती है। अगर रोड खुली है, सारे गुजर जा रहे हैं, देयर इज नो क्यू। अगर वहां पर आदमी जो बैठा आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बड़ा क्विक है और लोग क्लाइंट कम आ रहे हैं, सर्विसेज कम रिक्वायर हो रही हैं, तो कोई क्यू नहीं लगेगी। क्यों तो उस वक्त लगेगी कि जब जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं सर्विसेज पे वो स्लो हैं और उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, तो जाहिर है कि फिर क्यों लगेगी। द वेटिंग लाइन प्रॉब्लम लीड्स द डेनिश इंजीनियर AK अलग टू फाइंड अ सोल्यूशन। उसने जो कि एक डेनिश का इंजीनियर था, उसने एक्चुअली इसके कुछ मैथमेटिकल स्टडीज की क्यूइंग थ्योरी के ऊपर और देन उसने कुछ मॉडल्स डिजाइन किए। He developed in 1903 the queuing theory। तो उसने क्यूइंग थ्योरी के नाम से ही बहुत बड़ा फील्ड जो था वो 1903 में डेवलप किया। क्यूइंग थ्योरी एनालाइज द shared facility needs to be accessed by services by a large number of jobs or customers। ठीक है ना। क्यूइंग थ्योरी, आप अगर बैंक में खड़े हैं तो जो बैंक वाला ऑफिसर्स है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और देन आप क्यू में सारे खड़े हैं। तो वो उसने सारी इसकी स्टडीज की एंड देन उसने इसकी जो है वो एनालिसिस की बात की। इन कंप्यूटर साइंस क्यूइंग थ्योरी इज द स्टडी ऑफ क्यूज एज अ टेक्निक फॉर मैनेजिंग द प्रोसेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ कंप्यूटर। प्रोसेस चल रहे हैं, आप अगर देखें कभी वो आर्ट कंट्रोल डिलीट करके परफॉर्मेंस मॉनिटर को देखें तो बहुत सारे प्रोसेस जो है वो चल रहे होते हैं। कमांड्स, अगर आप प्रिंटर पर कोई जॉब भेजते हैं, प्रिंटर तो अपनी स्पीड के साथ उसे प्रिंट करता है, बाकी जो कमांड है वो सारी क्यू में लग जाती हैं, इंतजार करती हैं और फिर कंप्यूटर उनको जो है वो 1 by 1 प्रिंटर जो है वो उनको प्रिंट करता है। अ क्यू कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ ईच क्यूड आइटम्स, हाउ फ्रीक्वेंटली आइटम्स अराइविंग ऑन द क्यू। यानी कि अगर आपने क्यूइंग स्टडी आपने करना है तो बहुत सारे एस्पेक्ट उसको हम देखते हैं, किस तरह से, हाउ फ्रीक्वेंटली आइटम्स अराइव ऑन अ क्यू में आइटम्स कैसे कितनी देर के बाद अराइव करते हैं। जैसे जो टूल प्लाजा है, टूल प्लाजा में जो आदमी बैठा टूल टिकट आपको दे रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है। गाड़ियां अगर रुका तो कहाँ आ रही हैं तो कोई भी नहीं, जो भी आएगा अपनी टिकट लेकर चले जाएगा।
लेकिन अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो क्यू लग जाएगी, पीछे कतार लग जाएगी। हाउ लॉन्ग दे कैन और शुड वेट, कितनी देर उन्हें क्यू में इंतजार करना पड़ता है। वेदर सम आइटम्स शुड जंप अहेड इन द क्यू, क्या कभी किसी कुछ आइटम्स को प्रायोरिटी, जैसे प्रायोरिटी क्यूज नहीं, आप कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो 3-4 प्रिंटर पे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए, लेकिन आप समझते हो कि ये डॉक्यूमेंट आपको पहले प्रिंट करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको प्रायोरिटी देते हो। इसी तरह से अक्सर ये जो आपके हैं इधर इंटरनेट, जब आप जाते हो कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो जो वहां पर जो नेटवर्क जो भी इसको मैनेज कर रहा है उसके पास ऑप्शन होती है कि किसी का नंबर जो है वो आगे पीछे कर सके, तो ये भी एक फैसिलिटी, जंप अहेड ऑन द क्यू। हाउ मल्टीपल क्यूज माइट बी फॉर्म्ड एंड मैनेज्ड एंड रूल्स बाय व्हिच आइटम आर अनक्यूड एंड द डीक्यूड, किस तरह से आइटम को आप अनक्यू दोबारा उसकी क्यू बना दें। यस नहीं होता, रश बहुत हो जाता तो आप कहते अच्छा यार ये एक नई क्यू स्टार्ट कर दो। The queues that a computer manages are sometimes viewed as being in stacks. Stack भी आपने पढ़ा होगा, stack भी तो एक क्यू है ना, तो stack भी एक क्यू है, और आपने उस क्यू को पढ़ा होगा स्टैक क्यू के स्टैक की फॉर्म में वो सारी के सारी जो है वो क्यू लग के एंड देन आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। In most system, an item is always added to a top of a stack. Stack के ऊपर रख दिया जाता है। A process that handles queued items from the bottom of the stack first is known as first in first out. यानी कि जो आइटम आएगा आप इससे जानते हो, जो आइटम ऊपर आएगा वो ऊपर स्टैक पे रख दिया जाता है, और जो सबसे पहला होता है उसे पहले सर्विसेज दी जाती हैं, तो हम इसे कहते हैं जो पहले आएगा उसे पहले सर्विसेज दी जाएंगी, इसे फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस है। A process that handles the item at the top of the stack first is known as last in first out. जैसे आप कोई घर में या स्टोर में ढेर लगा के पाइल बना के कुछ चीजें रख रहे हैं, पहले नीचे एक चीज रखी, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर एंड सो ऑन, अब आपने उसको यूज करना है, तो ये कुछ वो ढेर के नीचे से तो नहीं आप निकालेंगे, जो सबसे ऊपर चीज है जो कि आपने सबसे बाद में प्लेस की थी वो सबसे पहले आप लोग यूज करोगे, ठीक है ना। तो लास्ट इन थी, वो सबसे आखिर में उस क्यू में आई, लेकिन सबसे पहले वो यूज क्यों आपने एक तरतीब से स्टैक से रखी थी, नीचे लगाना पॉसिबल नहीं था। और आप घर में आपकी एक क्या है वो एक पॉट है, उसमें रोटियां बना बना के आपकी वालदा रखी जा रही हैं, पहली रोटी 10 रोटियों का पायल बना, जैसे नान शादियों में आप देखते हो तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर नान पड़ा हुआ होता है वही यूज करते हैं ना, हालांकि वो पैकिंग में सबसे आखिर पे आया होता है। तो ये दो पैटर्न है सर्विसेज प्रोवाइड करने के जिन्हें आप लोग फेमिलियर हैं, एक फीफो और एक लीफो पैटर्न, जिनसे आप लोग जो है वो फेमिलियर है। गोल्स क्या हैं? वेटिंग लाइन मॉडल्स, इसे वेटिंग लाइन मॉडल्स भी कह देते हैं, इसे क्यूइंग मॉडल्स भी कहते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव, क्या गोल्स क्या है? द एनालिटिकल मॉडल्स ऑफ वेटिंग लाइन कैन हेल्प मैनेजर्स to evaluate the cost and the effectiveness of service system. क्या करना आपने इस मॉडल्स को देख के, ये मैनेजर की हेल्प करेगा टू evaluate the cost and effectiveness of the services system. जैसे आप आजकल जा रहे हैं मुख्तलिफ जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके सर्विस, आल्दो उनके 12, 13, 14 काउंटर्स लगे हुए होते हैं, फर्ज करें उन्हें एनालिसिस के बाद पता चलता है कि जी कस्टमर को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, रश बहुत ज्यादा हो जाता है, और तो वो काउंटर इंक्रीज कर दें, लेकिन सिंपल नहीं है। काउंटर इंक्रीज करेंगे उसके लिए उन्हें कंप्यूटर सिस्टम, ज़ाहिर एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा। हो सकता है ये रश की बातें जो हैं वो चंद आवर्स तक हो, 1-2 घंटे पूरे दिन में, और इसके लिए आप 2-3-4 लाख पर मंथ का अपना एक्सपेंस बढ़ा दें, तो ऐसा तो नहीं है। तो मैनेजर ने कैसे डिसाइड करना है कि फैसिलिटीज को, उसके पास कोई डेटा तो हो, क्या फैसिलिटीज को इंक्रीज किया जाए। हो सकता है वो आप कहें जी 1.5-2 लाख रुपया उसे मजीद खर्चा करना पड़ता है, ये भी हो सकता है कि इतने एक्सपेंस करने के बाद वो ज्यादा कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकें, वरना लोग कहेंगे उधर रश बहुत होता है, हम फलां कंपनी का पैकेज ले लेते हैं, वहां तो बिल जमा कराने में बड़ा इशू आता है। तो वो एक किस्म का, अगर वो 1.5-2 लाख रुपया खर्च कर दे और इसके एवज वो गेस करें कि हमारे 4-5 लाख रुपए का बेनिफिट इन द सेंस हो सकता है कि ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो हमारा जो कनेक्शन है वो ले सकते हैं, तो फिर तो वो बेनिफिट है, फिर तो जरूर उसको करना चाहिए। वन ऑफ द गोल ऑफ द क्यूइंग एनालिसिस इज फाइंडिंग द बेस्ट लेवल ऑफ सर्विस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन।
बेस्ट लेवल ऑफ सर्विस के कितनी देखे ना, ये तो नहीं कोई कहेगा शायद कि जी जैसे ही कोई शख्स आए तो उसे सर्विस मिलनी चाहिए, दिस इज द बेस्ट। हो सकता है जी वो 50 काउंटर खोलने पड़े तो इतने पैसे हैं कि आप 50 काउंटर खोल के बैठ जाए, कहें जी ये देखें कितना अच्छा सर्विस लेवल है, जो भी शख्स आता है तो वो सारा का सारा फौरन ही उसका जो है वो सर्विसेज दे दे। चले ये तो बड़ी अट्रैक्टिव वाली चीज है कि जैसे ही कस्टमर आया उसे सर्विसेज मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा करनी भी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन बेनिफिट उसके अगेंस्ट को इतना नहीं है। मैनेजर मस्ट डील विद द ट्रेड ऑफ, अब उन्हें गेस करना है, उसे ट्रेड ऑफ करना है, ट्रेड ऑफ बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द गुड सर्विस, जो भी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एंड द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर वेटिंग टाइम। दे मस्ट क्यू दे आर शॉर्ट एनफ so that the customer becomes unhappy and storm out without buying. Are they willing to allow some waiting in the line if it's the balance by the? जैसे आप ये जाए ना क्या केयर फार्मेसी पे, वो वैसे केयर वाले सेंस नहीं करते। एक दो दफा मैंने उनको इशारों में बात भी की है, मैंने कहा यार आप मेडिसिन प्रोवाइड करते हो, तो मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए तो मैं बात कर रहा था केयर फार्मेसी वालों को, और मैंने उनको बातों बातों में भी कहा, देखिए कस्टमर आते हैं अपने, उनके 3 4 5 उन्होंने बनाए हुए काउंटर, वहां पर अपने उनकी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो तो बात बिल्कुल सही है। वरना एक शख्स है अगर वो अपनी मेडिसिन ले रहा है, और आप देख ही रहे होगे 10 10 12 12 मेडिसिन ले रहा है, अगर 3 4 5 मिनट लगते हैं, और एक जो 5वां कस्टमर है 25 मिनट के बाद उसकी सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देने की बारी आएगी, वो तो नहीं खड़ेगा। तो वो तो उन्होंने ठीक किया है, 3 4 5 काउंटर बना दिए। अब जो मेडिसिन निकाल रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी उन्होंने 3 4 5 आदमी रखे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वो काम गलत कर रहे हैं कि वो जो मेडिसिन चेकिंग काउंटर है, 6 कस्टमर फीड कर रहे हैं, 6 मेडिसिन फीड कर रहे हैं, एक की 10 10 मेडिसिन है, उन्होंने एक एक डिब्बी खोलनी है, चेक करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है उनका। और मेरा ख्याल है कि मैं भी कई दफा इसलिए नहीं वहां जाता कि यार वहां पर उन्होंने चेकिंग में ही बड़ा टाइम लगा देना, आल्दो मुझे मेडिसिन वो टाइमली मिल जाएगी, लेकिन वो चेकिंग पे ही कई दफा 10 10 15 15 20 20 मिनट खत्म होता है, मैं उधर से मेडिसिन नहीं लेता। ये वो है कॉस्ट जो कस्टमर की, मैंने नहीं ना उनसे खरीदा बिकॉज ऑफ वेटिंग टाइम, तो ये वो कॉस्ट है जो उनको पे करनी पड़ रही है। उन्हें चाहिए वो 2 काउंटर बना दे मेडिसिन चेकिंग के, ठीक है ना, 2 काउंटर बना दें, जल्दी जल्दी वो कर दें, या जो रश आवर्स हैं एनालिसिस करें, उनको देखें कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में शाम को 6 से रात को 10 बजे तक कितने कस्टमर आए थे और कितनी देर के बाद एक कस्टमर की बारी आई है, तो वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए डबल काउंटर कर दें मेडिसिन चेकिंग का, सारा दिन चाहे वो एक ही चलाते रहे, क्योंकि इतना रश नहीं होता शाम को, लोग अक्सर आपने देखा बहुत मेडिसिन है, तो ये उनको डिसीजन करना चाहिए वेटिंग लाइन का, डेटा होगा तो बड़े आराम से कर सकेंगे वो। करैक्टरिस्टिक्स क्या है, अब इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी करने, मतलब करैक्टरिस्टिक्स से मुराद है वर्ड से मैंने फेमिलियर करना है। सबसे पहले साइज ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मुराद है कि सर्विसेज जो लोग, अब वो सर्विसेज वाले लोग भी हो सकते हैं, वो गाड़ियां भी हो सकती हैं, वो बैंक के कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो पेट्रोल लेने के लिए गाड़ी भी हो सकती है, वो वॉशिंग के लिए गाड़ी वॉशिंग स्टेशन के बाहर लगी हुई है, सर्विस करवानी है, तो लाजमी तो नहीं है कि वो आदमी ही होंगे, विट मे बी कार्स। अगर टूल प्लाजा है तो वेट में कौन कर, गाड़ियां आ जाती हैं, लगती हैं, पेट्रोल खर्च नहीं होता उनका खड़े खड़े। कॉलिंग पॉपुलेशन इन्फिनिट हो सकती है, यानी कि जहां से सर्विसेज के लिए कस्टमर ने गाड़ियां में आना है, क्या वो लिमिटेड नंबर है, वो अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे कार अराइविंग एट अ हाईवे टूल बूथ, आपको पता है ये जो गाड़ियां टूल बूथ पर आ रही हैं, कितना है टोटल गाड़ियां जहां से ये टूल बूथ पर, पता नहीं कितनी है, इन्फिनिट पॉपुलेशन से आ रही हैं गाड़ियां, आके क्यू में लगी जा रही, पता नहीं कितनी गाड़ियां जो क्यू में लग जाती हैं। शॉपर्स अराइविंग एट अ सुपरमार्केट, कितने को शॉपर सुपरमार्केट में लिमिटेड नंबर है, कोई पता नहीं कहां से आ रहे हैं, आप कह सकते हो पॉपुलेशन इनफिनिट है। स्टूडेंट्स अराइविंग टू रजिस्टर फॉर अ जीआरई टेस्ट, एचईसी ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने कह दिया जी एक टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप लोग अप्लाई कर दें। आप अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे हैं, क्यू में लगे हैं, कहां से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं एचईसी वालों को कोई पता नहीं है, तो इस पॉपुलेशन को हम कहेंगे ये इन्फिनिट पॉपुलेशन है। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या हो सकती है,
वहां पर फर्ज करें एक कंप्यूटर लैब है, आपका जो टेक्नीशियन है जिसने कंप्यूटर ठीक करना है वो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उसने सर्विसेज देनी है, और जो क्लाइंट है जिनको सर्विसेज देनी है वो कंप्यूटर है। अब 50 कंप्यूटर लैब में है। अगर फर्ज करें अब सर्विसेज किसे दी जाएगी? जो खराब हो जाएगा, हो सकता है एक खराब हो जाए, दो खराब हो जाए, तो हम कहेंगे यार ये कंप्यूटर खराब पड़े, वो कहता है यार ये इसको मैं ठीक करके ना फिर इसे देखता हूं। तो इसका मतलब है वो जो 2 3 4 कंप्यूटर खराब पड़े हुए हैं वो वेटिंग लाइन में है, इंतजार कर रहे हैं कि उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। लैब में अगर 50 हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जी पता नहीं कितने कंप्यूटर सर्विसेज डिमांड करेंगे, कम से कम आपको पता 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। किसी दिन आए पूरी की पूरी लैब ही खराब हो गई है, तो आप इतना तो पता ना, नॉट मोर देन 50 कंप्यूटर हैं। गाड़ियां फोन बूथ पर कितनी आ सकती पता नहीं, किसी शॉपिंग सेंटर पे कस्टमर्स कितने आ सकते हैं वी डोंट नो। पेट्रोल लेने के लिए, क्यू में लगने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए कितनी गाड़ियां आ सकती, कहां से आ सकती हैं जी, कोई लिमिट तो नहीं है। लेकिन अगर एक कंप्यूटर लैब है और वहां पर 50 मैक्सिमम कंप्यूटर पड़े हुए हैं, उनको सर्विसेज चाहिए, वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉलिंग पॉपुलेशन से मुराद क्या है, जहां से कस्टमर आ रहे हैं क्यू में लगने के लिए, वो कहां से आ रहे हैं, वो लिमिटेड है। A shop with only 8 machines that might break down and require services. वो कहता है ही आठों के आठों खराब हो जाएं, उनको अगर सर्विसेज चाहिए तो लिमिटेड नंबर है, दैट इज 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्फिनिट हो सकती है जहां से क्यू में आके लगना है, और पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है। अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि एक तो था आप जो कस्टमर्स, वो गाड़ियां हैं या पर्सन है या मशीन्स हैं या कंप्यूटर है, कहां से आ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन जहां से वो आके क्यू में लग रहे हैं, वो है उनका कॉलिंग पॉपुलेशन कहलाता है। अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जब आते हैं उनके आने का स्टाइल क्या है, ऐसा कह लें अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। आपने मेरे ख्याल एक कोर्स पढ़ा होगा, उसमें आपने पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड सुना होगा। पाइथन ये एक पैटर्न है, क्योंकि हमने कोई मैथमेटिकल वर्क नहीं करना, इसका बकायदा एक फार्मूला है, हमने कोई मैथमेटिकल वर्क नहीं करना, इसलिए हमें शायद इनकी बैक पे मैथमेटिक्स जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि अगर कस्टमर्स, जो गाड़ियां भी हो सकती हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, अगर वो क्यू में आ रहे हैं तो उनका अराइवल पैटर्न जो है, अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अराइवल रेट कह दें, किस रेट से वो आ रही हैं, तो पाइथन से भी आ सकती हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी। और इसके अलावा भी पैटर्न हो सकते हैं। और एक होता है पैटर्न ऑफ अराइवल्स, कैसे है, शेड्यूल और रैंडम। शेड्यूल हर 15 मिनट के बाद टाइम दिया हुआ है, फिक्स है कि जी बस आपने 15 मिनट के बाद ही पेशेंट ने आना है, ये शेड्यूल है। यदि आपकी बारी 10 बजे आएगी, आपकी 10:15 आएगी, आपकी 11 बजे, आपकी 11:15, ये शेड्यूल है। कोई ऑटोमेटिक मशीन पड़ी हुई है, डिश वॉशर ही है, क्यूबिक प्लेटें लगी हुई हैं, धुलने के लिए जा रही हैं, सबको पता है जी कि ये जो डिश वॉशर की सेटिंग है, ये 1 मिनट लगाता है एक प्लेट को वॉश करने में, या 30 सेकेंड। तो इसका मतलब हर अगली प्लेट को जो सर्विसेज मिलेंगी वो 30 सेकंड के बाद मिल जाएंगी, क्योंकि ऑटोमेटिक है। कार वॉश, ऑटोमेटिक कार वॉश लगे हुए हैं, गाड़ी जाती कार वॉश के अंदर, ऑटोमेटिकली सारी वॉश होकर बाहर निकल जाती है, कहते जी 20 मिनट की सेटिंग है। पिज्जा कुकिंग के लिए वो टाइम सेट कर देती, आधे घंटे में तैयार होना ही होना, फिर अगले की टर्न आ जाएगी, ठीक है ना। ये है स्केड्यूल पैटर्न। रैंडम, कोई पता नहीं कब कितनी आ जाए। मोटर बूथ है, टिकट बूथ के ऊपर, टोल प्लाजा के ऊपर, क्या हर 2 मिनट के बाद गाड़ी आ गई, कोई पता नहीं जी। कभी 2 मिनट में 10 आ जाती हैं, कभी आधा घंटा शायद नहीं आती, कोई पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न ऑफ अराइवल में बी स्टूड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल की, मशीन्स हैं, कार वॉश है, और इट में बी रैंडम, पता नहीं कब कितनी आ जाए। अब बिहेवियर ऑफ अराइवल्स, क्यू में तो लग गए हैं, अब उन क्यू में उनका बिहेवियर कैसा है। फर्स्ट वन,
कहता है ज्वाइन द क्यू एंड वेट इज सर्व। बड़े पेशेंट के साथ वो खड़े हैं, क्यू को ज्वाइन कर लिया, बस जब तक उनको सर्विसेज नहीं मिलती खड़े रहने। लाइक बैंक क्यू लगी हुई, बहुत बड़ी क्यू लगी हुई है, बिल उधर ही जमा होना है, डेट भी आखिरी है, मजबूरी है, बड़ा पेशेंट वो खड़ा रहेगा, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, आज जमा करा के जाना पड़ेगा। बल रिफ्यूज टू ज्वाइन द लाइन बिकॉज इट इज टू लॉन्ग। ये भी एक बिहेवियर आए, लाइन में खड़ी करनी थी, उन्होंने कहा यार बहुत लंबी लाइन है, फिर देखी जाएगी। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं बल्क बिहेवियर। देन रीजनिंग, एंटर द क्यू बट देन बिकम इम्पेशेंट एंड लीव विदाउट देयर ट्रांजैक्शन। क्यू में तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा यार 4-5 ही आदमी हैं, चलो खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत टाइम लग रहा है, चलो यार फिर आएंगे। पहले में तो था ना कि उसने क्यू की लेंथ देख के ज्वाइन करने से रिफ्यूज किया है। दूसरे बिहेवियर में क्या, वो आ तो जाएगा, ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन जब उसे एहसास होगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है, तो कहता विदाउट द सर्विसेज वो क्यू को जो है वो लीव कर देगा। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं ये उसका दिस बिहेवियर ऑफ कॉल्ड द रिथमिक बिहेवियर। देन जॉकी, जैसे वो डिस्क जॉकी होता है, डीजे जैसे बोलते हैं, जब वो घोड़े का जॉकी नहीं घोड़े को चलाता है, कहता मूवमेंट of a waiting customer from one queue to another of shorter length or which appears to be moving faster in anticipation of a shorter delay। ये वो बिहेवियर है जो हमें सड़कों पर मिलता है। 3-3 गाड़ियां लगी हुई हैं, लाइनें चल रही हैं, सबने घर ही जाना है, एक लाइन जरा थोड़ी सी तेज चली है, सिर्फ एक गाड़ी, साथ वाले ने फौरन अपनी क्यू छोड़ी है और इस क्यू में लग गया कि ये शायद जल्दी घर चले जानी, बाकी ने उधर ही खड़े रहना, आज रात जाना ही नहीं है। शायद चंद सेकंड की खातर उसने उस क्यू की जो स्मूथनेस थी, जिस स्पीड से वो जा रही थी, सारी डिस्टर्ब कर दी। ऐसे ही करते हैं ना लोग, देखा होगा, जरा सी एक क्यू हिली है, फौरन उधर, अच्छा फिर अपनी क्यू चल पड़ी है, वापस उधर। ये तो बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ज्यादा डिले का बायस बनते हैं कि हम अपनी ईज की खातर अपनी क्यू बदलते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ वेटिंग कस्टमर, जो कस्टमर वेट कर रहा था उसकी मूवमेंट किधर से, फ्रॉम वन क्यू टू अनदर। और क्यों करता है, अब शॉर्टर लेंथ, उसने देखा यार इधर शायद काम हो गए, चलो उधर लगा दो गाड़ी। या टूल बूथ पे भी ऐसे ही होता है, क्यू लगी 2 गाड़ियां जरा तेज चली हैं, फौरन अपनी लाइन छोड़ी और उस क्यू में चले गए। तो ये 3-4 बिहेवियर है। पहले में तो वो खड़ा रहता है, वेट करता है, मजबूरी है जब तक सर्विसेज नहीं मिलती। दूसरे बिहेवियर में तो वो ज्वाइन ही नहीं करता, कहता नहीं यार बहुत लेंथी है। तीसरे में ज्वाइन करता है लेकिन फिर इम्पेशेंट हो जाता, निकल जाता, कहता नहीं यार फिर देखी जाएगी। और फोर्थ बिहेवियर ये है कि वो अपनी क्यू को चेंज करता रहता है ताकि वो उसको शायद समझता है कि मुझे इस क्यू में जाऊंगा तो मुझे ज्यादा फास्टर सर्विस, जल्दी मेरी बारी आ जाएगी। देखें ये जो क्यूइंग मॉडल्स बनाने हैं इस पर डिपेंड करेगा कि कस्टमर बिहेवियर इन द क्यू कैसा है। आपने अगर क्यू बनानी है उधर प्रिंटर की, तो ये तो नहीं करेंगे कि वो जो जॉब्स आपने प्रिंटिंग की लगा दी हैं खुद ब खुद वो डिसाइड कर लेंगी यार इधर चले जाओ इधर चले जाओ, या वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत देर लगेगी, वो क्यू से बाहर निकल जाएगी प्रिंटिंग जॉब। तो ऐसा तो शायद नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन है लेंथ ऑफ क्यू, कितनी लंबी क्यू है। एक तो है वो थी कॉलिंग पॉपुलेशन, कहां से लोग आके क्यू में लग रहे हैं, क्यू की लेंथ लिमिटेड हो सकती है। अ स्मॉल रेस्टोरेंट दैट हैज ओनली 10 tables and can serve not more than 50 diners at evening। 10 टेबल है, 5-5 चेयर है, 50 लोग हैं, तो फर्ज करें 50 के 50 लोग वेट कर रहे हैं कि जी हमें सर्विसेज मिलनी है। 50 से ज्यादा लिमिट क्यू में लोग होंगे ही नहीं क्योंकि उनके पास बैठने के लिए कुर्सियां 50 है, या 10 का आप कह लो सोफा लगाया हुआ है, 60 है, बस लिमिटेड है। अनलिमिटेड टूल बूथ पे गाड़ियां लगी जा रही हैं, इन्फिनिट पॉपुलेशन से आ रही हैं, और क्यू में जब लगते हैं तो क्यू की लेंथ अनलिमिटेड हो जा रही है। ऐसा ही है ना। इसी तरह से हॉस्पिटल की इमरजेंसी में कह दें, लोग इमरजेंसी में आई जा रहे हैं, आ भी अनलिमिटेड से रहे हैं, क्यू में जो लोग पड़े हैं वो भी अनलिमिटेड है, वो उधर भी पड़े हुए हैं, उधर भी पड़े हुए हैं।
पेट्रोल लेने के लिए गाड़ियां क्यू में खड़ी हैं, पता नहीं कितनी अनलिमिटेड क्यू हो सकता है। आप नहीं कह सकते जी क्यू में 10 से ज्यादा गाड़ियां हो ही नहीं सकती। वो ऊपर वाली एग्जांपल दी मैंने कहा कस्टमर जाते हैं किसी होटल में, वहां 50 सीटें हैं, तो 50 ही ज्यादा आ सकते हैं या 60 हैं, इससे ज्यादा तो नहीं वहां पर वेट कर रहे हैं वो खाने के लिए, वो चले जाएंगे, लाइक नहीं क्यू को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो लेंथ क्यू जो है वो लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। सर्विस प्रायोरिटी ये पहले डिस्कस हो चुका है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसे पहले सर्विसेज दी जाएंगी। लाइक इन अ हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम आर एन एक्सप्रेस चेकआउट लाइन एट अ सुपरमार्केट, various assigned priorities may prompt FIFO. Patient who are critically injured will move ahead. Priority की बात हो रही है कि जो इंजर्ड थे, सीरियसली इमरजेंसी में थे, कहता जो उनको उठा के, हालांकि जो कस्टमर पहले आया था तो टोकन लगे हुए थे, वो तरतीब से ही चेक मसले हो रहे थे, लेकिन जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको वो क्यू चेंज की जाती है, ये भी एक सर्विसेज होगी। लास्ट इन फर्स्ट सर्व्ड, व्हेन मटेरियल इज टैग्ड और पाइल्ड एंड द आइटम्स ऑन द टॉप आर यूज्ड फर्स्ट। जैसे आप जाए ना उधर क्या किसी उसमें क्या कहते हैं फ्लाइंग कोच पे, तो वो अगर आप पहले चले गए तो आपका बैग सबसे आखिर पे, फिर उसके बाद उसका बैग, उसका बैग, उसका बैग, और सबसे बाद वाला शख्स जो आएगा उसका बैग सबसे पहले पड़ा होगा। और जब बस रुकेगी, सामान रिसीव करेगा, जो सबसे बाद में आया था उसका सामान सबसे पहले मिलेगा उसे। अब होना ही ऐसे है, ठीक है ना। तो लास्ट इन था लेकिन फर्स्ट सर्व्ड हुआ। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, इसी पैटर्न पर होता है। जुमे की नमाज पढ़ी, कोई लोग खुतबा सुनने पहली सफ पर बैठा, और कोई लोग जो हैं वो कारी साहब नमाज के लिए खड़े हो गए, भाग के सबसे आखिरी सफ में मिले, कारी साहब ने सलाम फेरा, साथ ही जूती पहनी, घर। लास्ट इन फर्स्ट सर्व, सबसे आखिर में आए, सबसे पहले सर्विसेज ली, यानी कि नमाज पढ़ी और घर में वापस। तो ये दो सर्विसेज पैटर्न है। नंबर ऑफ चैनल्स, चैनल से मुराद है फैसिलिटीज कैसी प्रोवाइड की जा रही है। 4 बने हुए हैं बूथ, तो 4 चैनल है। तो चैनल में भी है सिंगल, और द चैनल में भी मल्टीपल। सिर्फ एक ही सर्विसेज चैनल है, एक ही बूथ है, वहीं से सारा कुछ मिलेगा, तो ये सिंगल चैनल है। आप ड्राइव थ्रू से लेते हैं खाना, एक ही विंडो से खाना मिलता है, 3-4 विंडो नहीं, आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी क्यू में लग जाते हैं, खाना एक ही विंडो से मिलना है, सिंगल चैनल है ये। बैंक में चले जाए, एक ही कैशियर से आपको पैसे मिलने हैं, सिंगल चैनल है। लेकिन आप अगर पेट्रोल लेने के लिए चले जाते हैं तो 3-4 पेट्रोल के यूनिट लगे हुए हैं, मल्टी चैनल है। जब मर्जी से देखें कहां से आप जा सकते हैं, जिससे मर्जी सर्विसेज ले लें। जाते हैं अपना मोबाइल बिल जमा कराने, 16 काउंटर हैं, 16 चैनल हैं, तो नंबर ऑफ चैनल सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी। फेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। चैनल समथिंग एल्स, फेज समथिंग एल्स। गाड़ी आई है, उसने पेट्रोल लिया है, सर्विसेज कंप्लीट हो गई, एक ही फेज में सारा काम हो गया। एक ही फेज है ना बस, ये तो नहीं कि पेट्रोल लेना और आगे जाके कैश देना है, उधर ही पेट्रोल लिया, उधर ही कैश किया और देन फर्क। लेकिन जो ड्राइवर थ्रू है उन्होंने मल्टीपल फेजेस बनाई हैं। शुरू में वो ऑर्डर दे देते हैं, आप अगले काउंटर पे जाके आप पैसे जमा कराते हो और लास्ट काउंटर से अपना फूड ले लेते हो। 3 फेजेस में आपका काम होता है। अगर तो वो सारा काम खुद ही करे तो फिर ठीक है। इसी तरह से मेडिकल स्टोर में भी आप कह सकते हो 2 फेजेस पे काम होता है। पहले आपका वो क्या, आप मेडिसिन आपकी ऑर्डर बुक होता है, फिर कहते हैं आप उधर जाके उधर भी लाइन में खड़े हो सकते हैं, आप आगे जाके भी लाइन में खड़े हो जाते हैं ना। तो ये मिक्स हो सकती हैं। हो सकता है चैनल सिंगल हो, फेजेस मल्टीपल हो। जैसे मैंने वो एग्जाम की ड्राइव थ्रू की, एक विंडो है ऑर्डर के लिए, विंडो एक है,
एक विंडो है जिससे आप पैसे जमा कराते हैं और एक ही विंडो है जहां से आप फूड लेते हैं। तो फेजेस 3 है, चैनल हर जगह एक है। तो ये मिक्सअप हो सकते हैं। सिंगल चैनल सिंगल फेज हो सकता है, सिंगल चैनल पर फेज मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये हो सकता है। ये मैंने जरा एग्जांपल सिंगल फेज सिस्टम की दी है। एक क्यू लगी हुई है, क्यू में लोग खड़े वेट कर रहे हैं और ये जो है उनको सर्विसेज दी जा रही है। क्यू में लगे लोग वेट कर रहे हैं और उनको ये सर्विस प्रोवाइड यहां पर की जा रही है। सिंगल चैनल है, सर्विस प्रोवाइड की एंड देन फिनिश। इसे आप कहेंगे ये सिंगल फेज सिस्टम है और चैनल भी एक ही है। मल्टी फेज सिस्टम, एक स्टेज से निकल के दूसरी स्टेज पे जाना है। आपने बैंक में गए हैं, चेक लेना है, क्या जिस क्लर्क को, जिस मैनेजर को आप चेक पकड़ाते हो वही आपको कैश देता है? नहीं, वो आपके पहले वो चेक को पास करता, देखता आपके अकाउंट में शायद पैसे है कि नहीं है, फिर वो आपके स्पेलिंग, आपके साइन वगैरह रीचेक करके कहता हाँ जी ओके हो गया, आप अब उधर चले जाएं, यानी कि दूसरे फेज में चले जाएं। तो आप जाके कैशियर वाली लाइन में लग जाते हो। तो ये बहुत सारे ऑफिस में होता है कि जी वहां से पहले नंबर लगवा लें फिर वहां आ जाए। आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखें, कभी होता जी उधर से आप ये लेकर आए फिर मेरे पास आए। तो ये है मल्टी फेज। मल्टी फेज सिस्टम में ये चैनल भी सिंगल है, ऊपर वाला ये चैनल भी सिंगल है और फेज भी सिंगल है। ये फेज इस वक्त सिंगल, लेकिन कहता जी जब आप यहां से अपना जो भी काम करना है वो कर लेंगे तो फिर आप अगली फेज पे चले जाएंगे। तो दोनों जगह सिंगल सिंगल चैनल है, लेकिन ये मल्टी फेज सिस्टम है। एक स्टेज पर आपका काम नहीं हो पा रहा, आपको एक स्टेज से काम करना, फिर अगली क्यू में फिर लग जाना जाके। तो इसे हम कहते हैं ये मल्टी फेज सिस्टम है। सिंगल चैनल, एक ही सर्विसेज देने के लिए सिर्फ एक ही काउंटर है, तो सिंगल चैनल। मल्टी चैनल, एक ही स्टेज पर एक ही फेज पे काम आपका हो रहा है और उसको लिए आपके 3 काउंटर बने हुए हैं। जैसे आप मोबाइल कंपनियों के दफ्तर में जाते हैं, आपके पास 12, 13, 14 काउंटर्स हैं। आप एक काउंटर पे जाओगे लेकिन उसके बाद शायद दूसरे काउंटर पे नहीं जाना, बस वहीं पर आपका काम हो जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है आपके बिल का, कनेक्शन का या व्हाटसोएवर, तो एक ही फेज पर आपका काम हो जाएगा, चैनल चाहे वो मल्टीपल है। तो ये दोनों मिक्सअप भी हो सकते हैं ना। आप कह रहे हैं जी कि यहां से गुजर के फिर आगे फिर दोबारा 3-3, 4-4 फेज में लग जाएंगे, तो हो सकता है। तो ये सिंगल चैनल सिंगल फेज भी हो सकता है, सिंगल चैनल मल्टी फेज सिस्टम भी हो सकता है। सिंगल एंड मल्टी चैनल सिस्टम्स में बी सिंगल और मल्टी फेज, यानी कि फेज तो है ना कि कितनी आपको किस फेजेस से गुजरना, कहता ना ये आप यहां से पहले काम होगा फिर अगली फेज में आप जाओगे। जबकि यहां पर तो हो सकता है हर फेज पर मल्टीपल लगे हों कि जी यहां जाएं 6 काउंटर यहां पर लगे हुए हैं और आगे जाएं तो 2 काउंटर यहां पर भी लगे हुए हैं, आप जिस मर्जी काउंटर पे भी जा सकते हो। तो वो मल्टी फेज जो है वो आपका सिस्टम बना हुआ है। सर्विस टाइम, कितनी देर लगती है एक को सर्विस देने पे? वो रैंडम भी हो सकता है, वो फिक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। वो कांस्टेंट टाइम भी हो सकता है। मतलब कांस्टेंट टाइम जो अभी एग्जांपल दी थी, पता है जी कि एक गाड़ी को 15 मिनट लगने ही लगने हैं, 15 मिनट लगेंगे इसको सर्विसेज देने में, तो ये कांस्टेंट सर्विस टाइम है। लेकिन अगर आप जाके मेडिसिन लेते हैं और आपको वो कह रहा है, अच्छा सर्विस का मतलब है जब आपकी बारी आ जाती है, एक तो आप क्यू में खड़े होते हैं ना, फिर आपकी बारी आई है, ये सर्विस हो रही है, आपको सर्विसेज दी जा रही है। अब ये तो डिपेंड करता है आपके नुस्खे पे, प्रिस्क्रिप्शन पे। बहुत सारा मेडिसिन है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेलिंग नहीं पढ़े जा रहे, एक कस्टमर को 15 मिनट भी लग सकते हैं। कांस्टेंट सर्विस टाइम भी हो सकता है। ऊपर एग्जांपल में लिखा है, इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ ईच कस्टमर। दिस इज इन द केस ऑफ द मशीन performed service operation such as an automatic car wash। ये तो नहीं है कि कार वॉश करवानी है, ऑटोमेटिक है ना। आप कह जी कभी वो 15 मिनट में वॉश हो जाती है, कभी आधा घंटा लग जाता है, वो चाहे गंदी है जैसे मर्जी है, वो 15 मिनट का ही है कार वॉश, 15 मिनट में उसने वॉश हो जाना है, सर्विस दी जा रही है। मैंने कहा था वो कुकिंग, वो क्या पिज्जा बना रहे हैं,
वो सर्विसेज दी जा रही है। पहले तो पिज्जे बाहर पड़े हुए हैं, वो सर्विसेज है, अभी कच्चे हैं, क्यू में लगे हुए हैं, चले जी अब इसको आप मशीन में डाल दें, अब उनको सर्विसेज दी जा रही है। लेकिन सर्विस टाइम सबका 15 मिनट ही है या 20 मिनट ही है, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट सर्विस टाइम। ये रैंडम भी हो सकता है। मैंने बात की कोई लोग जो हैं एटीएम में गए हैं, क्या हर एटीएम में जाने वाला जब एटीएम यूज कर रहा है तो हम कह रहे हैं ये सर्विसेज ले रहा है एटीएम की मशीन की, क्या वो 1 मिनट ही लगाता है? कभी कोई लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं सम टाइम, अच्छा देखो तो सही मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं, फिर 5 रुपए निकाल के फिर चेक करते हैं, ऐसे मैं कह रहा हूँ 500 रुपए निकाल के फिर चेक करते हैं, हाँ यार वाकई 500 ही कम हुआ है, पता नहीं वो आधे घंटा क्या करते रहते हैं। इन मेनी केसेस इट कैन बी अज्यूम्ड दैट random service times are described by the negative exponential। अगर अराइवल टाइम जो है वो भी एक खास पैटर्न हो सकता है, एक खास स्ट्रक्चर की तरह आ सकते हैं, तो जो सर्विस टाइम स्ट्रक्चर है वो भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन। तो इसको हम कहते हैं सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी रैंडम। कांस्टेंट हर एक को उतना टाइम ही लगेगा, पता नहीं कितना। डॉक्टर है, किसी पेशेंट को 2 मिनट लगे और गया, किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन में आधा आधा घंटा भी लग जाता है, तो रैंडम है सर्विस टाइम, कांस्टेंट नहीं है जी हर पेशेंट को 10 मिनट ही लगने, तो ऐसा नहीं है। मॉडल को लिखते कैसे हैं, यानी कि अब 3 चीजें इसमें एक्चुअली लिखी जाती हैं कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनका अराइवल टाइम कैसा है, अराइवल फ्रीक्वेंसी कैसी है, कितनी देर के बाद आ रहे हैं, फिर उसको जो सर्विसेज दी जा रही है उसके टाइम का पैटर्न क्या है, अभी जो बात की है सर्विसेज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें चैनल कितने हैं। तो ये एक नोटेशन थी जिसको हम मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक साइंटिस्ट था कंडाल, तो उसी नाम से हम इसको कहते हैं कंडाल्स नोटेशन। डीजे कंडाल develop a notation that has been widely accepted for specifying the pattern of arrival, वो कैसे आ रहे हैं कस्टमर, क्यू में कैसे आके लग रहे हैं, द सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, उनको जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनका पैटर्न क्या है, एंड द नंबर ऑफ चैनल इन द क्यूइंग मॉडल। यानी कि 3 चीजें, आने का पैटर्न, सर्विस प्रोवाइड करने का पैटर्न, और जो तीसरी चीज है वो है कि उसके चैनल कितने हैं। द बेसिक 3 symbol Kandal notation is in the form where specific letters are used to represent the probability distribution। अगर तो वो कांस्टेंट हो, पढ़ा था ना हमने, एक कांस्टेंट रेट से ही लोग आ रहे हैं, हर 15 मिनट के बाद ही आना है, वहां हम डी लिख दिया करेंगे। इससे मुराद होगी कि ये जो आने का टाइम है ये कांस्टेंट है अगर वहां डी लिखा हुआ हो। और अगर मैंने कहा था कि उसका पैटर्न पाइथन होगा तो वहां पर हम m लिख देंगे, या एक्सपोनेंशियल होगा तो वहां m लिखा जाएगा, और अगर इनमें से नहीं है तो वहां पर हम g लिखेंगे। ये मुख्तलिफ क्यूइंग मॉडल्स हैं कि जी ये ऐसा मॉडल है, कस्टमर तो कांस्टेंट टाइम से आते हैं लेकिन उनको जो सर्विसेज दी जाती हैं वो रैंडम है और सिर्फ एक ही चैनल है। MD1 मॉडल कहेंगे उसे, MD1 मॉडल, DM1 मॉडल, DMM2 मॉडल, ऐसे करके हमने सिर्फ इसमें से दो ही टाइप देखनी है, क्योंकि ये बड़ा वास्ट फील्ड है क्यूइंग थ्योरी का, और हमने उसको 2 ही है। तो मैंने जो एग्जांपल में लिखा है उसमें मैंने लिखा MM1 मॉडल, मतलब क्या 3 चीजें लिखनी है, पैटर्न ऑफ अराइवल, सर्विस टाइम एंड नंबर ऑफ चैनल। MM1 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अराइवल पैटर्न पॉइसन, सर्विस पैटर्न एक्सपोनेंशियल टाइम्स, और चैनल एक ही है, इसे हम कहेंगे ये MM1 मॉडल है। अगर वो कांस्टेंट होगा तो हम डी लगा देंगे, MM1 मॉडल। अब जो पहला मैंने कहा ना 2 ही हमने डिस्कस करने हैं, सिंगल चैनल, एक चैनल होगा, एंड सिंगल सर्विस मॉडल विद पॉइसन अराइवल, एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम, एंड देयर इज अ सिंगल चैनल। MM1 मॉडल हमने डिस्कस करना है। अराइवल टाइम पॉइसन है, एक खास पैटर्न पॉइसन, मैंने कहा ना आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी होंगी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, ऐसे। अराइवल पैटर्न पॉइसन,
सर्विस पैटर्न एक्सपोनेंशियल और देयर इज ओनली वन चैनल, MM1 मॉडल। इसकी जो इसकी कैलकुलेशन है उसकी बैक पे सब चीजें स्पेसिफाई की गई हैं। कहता है क्यू डिसिप्लिन जो होगा MM1 मॉडल के लिए वो फीफो होगा, जो पहले आएगा उसे पहले सर्विसेज दी जाएंगी। नो बाल्किंग ओरिजिनस, यानी कि ना तो वो जो कस्टमर आएगा रिफ्यूज करेगा और ना ही सर्विसेज से पहले उस क्यू को छोड़ के जाएगा, वरना कैलकुलेशन में सारी गड़बड़ हो जानी है। इंडिपेंडेंट अराइवल्स के जो अराइवल होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। गाड़ी पेट्रोल देने के लिए आती है, इसका कोई लिंक नहीं है कि अब दूसरी गाड़ी आएगी, चूंकि एक आ गई है, तो हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट अराइवल्स हैं, कोई ताल्लुक नहीं है इस अराइवल का उस अराइवल के साथ। कांस्टेंट रेट ओवर टाइम, अराइवल पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, सर्विस टाइम नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, एंड एवरेज सर्विस रेट जो होगा वो एवरेज अराइवल रेट से ज्यादा होगा। ये अजम्पशंस हैं, अगर ये अजम्पशन पूरी हो जा रही हैं तो हम कहेंगे कि इस डेटे पे क्यूइंग थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए हमें MM1 मॉडल जो है वो अप्लाई करना है। अब क्या चीजें हम उसमें मेजर करेंगे, ये टोटल 7 कंपोनेंट्स कह दें, इसको आप परफॉर्मेंस मेजर्स कहेंगे। एवरेज टाइम ईच कस्टमर स्पेंड्स इन द क्यू, हम कैलकुलेट करेंगे इसके थ्रू कि एक एवरेज कस्टमर को क्यू में खड़े होने के लिए एवरेज टाइम कितना स्पेंड करना पड़ता है कतार में खड़े होने के लिए। रिमेंबर, जब आप किसी भी जाते हो ना मोबाइल सेंटर में, आप जब टिकट लेते हो और अभी आपकी बारी नहीं आई तो आप क्यू में हैं, उसे क्यू कहेंगे, आप क्यू में चले गए। अब काउंटर पर आपकी टिकट कॉल हो गई, अब आप क्यू से निकल के सर्विसेज फैसिलिटी ले रहे हैं, लेकिन अभी आप सिस्टम का हिस्सा हैं, क्योंकि अभी तो सर्विसेज ना, यानी कि 2 कंपोनेंट, एक है क्यू में खड़े हैं आप, फिर क्यू से हटके आप सर्विसेज में चले गए हैं, लेकिन आप अभी भी सिस्टम में हैं। जब तक आपके पोस्ट सर्विसेज कंप्लीट नहीं होगी, जाहिर है कि समझा जाएगा ये शख्स क्यू में तो नहीं है लेकिन सिस्टम में जरूर है। तो सिस्टम से मतलब यह है कि चाहे वो क्यू में खड़ा हो, चाहे वो सर्विसेज ले रहा हो, तो हम कहेंगे कि वो शख्स जो है वो इस वक्त इस सिस्टम में है। पेट्रोल लेने के लिए गाड़ी आ गई, आके लाइन में लग गई, तो वो पेट्रोल स्टेशन पे लाइन में लगी हुई है, वेट कर रही है। अब उसकी टर्न आ गई और अब उसके पेट्रोल डालना शुरू कर दिया, मे भी 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए, अब भी वो पेट्रोल स्टेशन पर ही है, वो कंसिडर होगी सिस्टम में है। जब वो पेट्रोल फिनिश हुआ, पैसे ले लिए गए, जब जाएगी आप कहेंगे ले जी ये अब सर्विसेज टाइम खत्म हो गया इसका, अब ये कंप्लीट हो गया। हमने मेजर करना है एवरेज टाइम, कितनी एवरेज लगती है, कितना एवरेज टाइम लगता है कस्टमर को क्यू में खड़े रहने में, यानी कि कितना इंतजार करना पड़ता है। एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, किसी टाइम एवरेज लेंथ कितनी क्यू की बनती है, 10 है, 12 है, 20 है। फिर एवरेज टाइम ईच कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम, इन द सिस्टम से मुराद है कि ये 2 चीजों का कलेक्शन होगा, एक होगा टाइम स्पेंड इन क्यूज और टाइम स्पेंड वाइल ड्यूरिंग टेकिंग द सर्विसेज। गाड़ी को 2 मिनट लगे क्यू में खड़े होने के लिए, 1 मिनट लगा उसे पेट्रोल लेने के लिए, तो गाड़ी इस सिस्टम में 3 मिनट रही है। किसी कार वॉश पे गए हैं, रश लगा हुआ था, लाइन में खड़े हो गए, 1 घंटे के बाद बारी आई, 25 मिनट में कार वॉश हुई, तो आप क्यू का वेटिंग टाइम 1 घंटा है, सर्विस टाइम 25 मिनट है, और आप सिस्टम में 1 घंटा 25 मिनट रहे हैं, ठीक है ना। एवरेज टाइम ईच कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, 6 लोग सर्विसेज ले रहे हैं, क्योंकि 6 चैनल बने हुए थे, 10 लोग क्यू में लगे हुए हैं, तो सिस्टम में 16 लोग हैं, सर्विसेज प्लस जो क्यू में खड़े हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्विस फैसिलिटी विल बी आइडल, क्या चांस है कि कोई सर्विसेज फैसिलिटी जो होगी उस वक्त कोई कस्टमर नहीं होगा, यानी कि वो खाली होगी, आइडल खाली होगी, कोई नहीं जी कस्टमर, क्या चांस है। ये सारा सिस्टम हम स्टडी करेंगे ना तो पता चलेगा जी इतना चांस है कि कोई किसी वक्त बिल्कुल वो फारग होगा, मशीन खाली खड़ी रहेगी। यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर द सिस्टम, सिस्टम क्या यूज हो रहा है या नहीं, उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर भी निकालेंगे। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, क्या चांस है
क्या चांस है कि इस वक्त इतने कस्टमर्स जो होंगे वो सिस्टम में अवेलेबल होंगे? ये है परफॉर्मेंस मेजर ऑफ क्यूइंग सिस्टम, परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम। तो क्यूइंग सिस्टम मेजर करने के लिए हमें कुछ ये 7 परफॉर्मेंस मेजर्स जो है वो करने हैं। MM1 मॉडल स्टडी करने लगे हैं। मुश्किल है इनके ये स्टडी परफॉर्मेंस जो के साथ मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनकी इक्वेशन की डेरिवेशन मुश्किल है। 7 कौन से हैं? एवरेज टाइम इन द सिस्टम, एवरेज टाइम इन द सिस्टम, एवरेज नंबर इन द सिस्टम, एवरेज नंबर इन द क्यू, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू और सिस्टम को पता चल गया, यूटिलाइजेशन फैक्टर, परसेंट आइडल, प्रोबेबिलिटी। 7, ये 7 इनकी ये जो इक्वेशन की डेरिवेशंस हैं, दिस इज अ टफ। लेकिन आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो हम आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहे, बल्कि जो इक्वेशन सॉल्व करके बड़े सिंपल से फार्मूले बन गए हैं, आपने अप्लाई करके अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो रिटेन कर लें। नोटेशंस एक्सप्लेन की जा रही हैं। S रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चैनल्स इन द सिस्टम, S। लैम्डा हम लिखा करेंगे मीन नंबर ऑफ अराइवल्स पर टाइम पीरियड। वो बताया जाएगा कि ऑन द एवरेज कितने लोग एक टाइम यूनिट में क्यू में आके लगते हैं। वो टाइम यूनिट आवर भी हो सकता है, वो मिनट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो लैम्डा रिप्रेजेंट करेगा कि लोग आके क्यू में लग रहे हैं ऑन द एवरेज हाउ मेनी, और एक पैरामीटर जो है वो होगा म्यू, मीन नंबर ऑफ आइटम्स सर्व्ड पर टाइम पीरियड, और जो कितने ऑन द एवरेज एक घंटे में कितने लोगों को सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है ना? वो डिपेंड करेगा ना, किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी को टाइम, तो कह सकते हैं जी घंटे में तकरीबन 7-8 लोगों को ही ये सर्विसेज प्रोवाइड है। तो सिंपल 2 चीजें बस आपने नोट करनी है, मीन नंबर ऑफ अराइवल्स कितना है और मीन नंबर ऑफ टाइम सर्व्ड कितना लग रहा है, सर्विसेज देने में कितना टाइम लग रहा है। अब इनकी कैलकुलेशन जो ड्राइव किए गए फार्मूले, आपने अब वो सिर्फ फार्मूले ही ज़हन में रखने हैं। फर्स्ट वन है कि अगर कैलकुलेट करना हो एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स इन द सिस्टम, कि सिस्टम में कितने आइटम्स हैं पूरे सिस्टम में। इसमें क्या 2 चीजें आ जाएंगी, इसमें वो आएंगे जो क्यू में है और इसमें वो आएंगे जो सर्विसेज जिनको मिल रही हैं, वो भी तो वेट कर रहे हैं ना। उनको चाहे सर्विसेज मिल ही रही हैं, आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, तो हम कह नहीं रहे कि अभी ये वेट है जी, क्यू में तो नहीं लगा हुआ लेकिन सर्विसेज में तो है ना, तो सिस्टम में। और उसका फार्मूला क्या होगा, लैम्डा जो ड्राइव किया गया है, लैम्डा ओवर म्यू माइनस लैम्डा। ये 2 चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी। मैंने आपको कहा था इनकी ना कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन जरूर एक इशू है। एवरेज टाइम इन द सिस्टम, किसी शख्स को इस सिस्टम में कितनी देर वेट करना पड़ेगा सिस्टम में, यानी कि उसमें 2 चीजें आ गई, क्यू में कितना लगना और देन सर्विसेज के लिए कितना टाइम। तो हर शख्स का एवरेज टाइम इन द सिस्टम भी कैलकुलेट करना हो 1 ओवर म्यू माइनस लैम्डा। पहले ये लैम्डा था, अब लैम्डा की जगह आप समझ ले 1 आ गया। एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स इन क्यू, क्यू में कितने आइटम्स हैं, सर्विसेज नहीं, जिनको सर्विसेज मिल रही हैं वो नहीं, क्यू में बकाया कितने हैं। तो लैम्डा स्क्वायर ओवर म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा, आप इसे एल क्यू कह देते। आप ऐसा समझ लें कि हम इस फैक्टर को लैम्डा ओवर म्यू से मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा कि नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू, और इसी तरह से एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, क्यू में कितना वेट करना पड़ेगा। एल और डब्ल्यू सिस्टम के लिए लिख लेते हैं, एल क्यू, क्यू फॉर क्यू के लिए कह लें, और डब्ल्यू फॉर क्यू, तो वो बी लैम्डा ओवर म्यू, यानी कि इन दोनों को लैम्डा ओवर म्यू से जरब देंगे तो आप क्यू में आ जाएंगे सिस्टम की बजाय। यूटिलाइजेशन फैक्टर, क्या यूटिलाइजेशन फैक्टर है, इसे रो से लिख देते हैं कि फैसिलिटी यूज हो रही है, वो पेट्रोल पंप में मशीन इस्तेमाल हो रही है, ये उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर है, चल रही है। खड़ी रहेगी ना, नई गाड़ियां आएंगी तो बंद, तो इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर है क्या, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। कितने % चांस है कि वो सिस्टम यूज नहीं होगा, सिंपल है, 1 माइनस करके लिखते हैं। ये है यूज हो रहा है और टोटल 100%,
100 में से 70% समझ ले यूज हो रहा है, 30% जो है वो नॉट यूज हो रहा है, आइडल, नो वन इन द सिस्टम। क्यों नहीं यूज हो रहा? सिस्टम में था ही कोई नहीं। कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम इज ग्रेटर देन के जी क्या चांस है कि किसी वक्त सिस्टम में 10 से ज्यादा लोग होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है? कहते हैं यार दोपहर को बहुत ज्यादा चांस होता है रश का, 100 से 200 आदमी होता है। हम खुद वैसी बात कर रहे हैं, शाम को चले जाएंगे वहां कम चांस होता है। तो कैलकुलेट की जा सकती है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम इज ग्रेटर देन के इज एनी नंबर, कि क्या चांस है कि इस वक्त के से ज्यादा यानी कि 10 से ज्यादा लोग इस सिस्टम में होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी। तो ये है 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिस्टम में एवरेज कस्टमर कितने हैं, सिस्टम में एवरेज टाइम कितना लगता है, क्यू में इस वक्त कितने कस्टमर एवरेज खड़े होके, टाइम कितना लगेगा, इस पूरी फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, और उसका अपोजिट के नहीं यूज हो रहा वो क्या है, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना कि क्या चांस है कि जी किसी वक्त सिस्टम में इससे ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो होंगे। मैंने कहा कि इन इक्वेशंस की डेरिवेशन मुश्किल है, मुश्किल मतलब इसमें मैथमेटिक्स रिक्वायर है, लेकिन हमारा चूंकि कोर्स अप्लाइड का है तो हमें सिर्फ ये देखना जी कि अगर किसी भी क्यूइंग मॉडल के कुछ करैक्टरिस्टिक्स मेजर करने हो तो कौन कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक्स है जिनको हम से क्यूइंग मॉडल जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक एग्जांपल है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एग्जांपल को देखेंगे कि किस तरह से कोई भी मैनेजर क्यूइंग एनालिसिस करके क्यूइंग मॉडल लगा के डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि मुझे जी ऐसा करने में फायदा है। ठीक है ना। मैं वैसे ही एक आपसे बात कर रहा हूं, एक हम मिस्त्री ले आते हो घर में, वो कहता जी मैं 300 रुपया लूंगा, स्लो काम करता है। आप कहते हो यार चलो कोई बात नहीं, स्लो काम करता है तो सस्ता भी तो है ना 300 रुपया। अब उसने सारा दिन पानी की मोटर भी चलाई, क्योंकि काम जो कर रहा था, सारा दिन पानी की मोटर चलाई, मजदूर काफी एफिशिएंट थे, लेकिन मिस्त्री साहब आपने स्लो लाए हुए हैं, तो शायद आपको फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। मटेरियल शाम तक हो, आपने कहा ना कोई बात नहीं, दूसरा मजदूर जो था वो 500 लेता था, ये 300 लेता था मिस्त्री साहब, हो सकता है वो 500 वाला इतना जल्दी और परफेक्टली काम करता, आपका नहीं यार वो 500 देना फायदे में था, ये 300 दे के तो मैं वैसे ही फंस गया। जैसे वो क्या होते हैं ईद वाले दिन वो कसाई लोग ले आते हैं, फसली कसाई, जो बड़े ट्रेंड होते हैं, वो शायद आधे पौने घंटे में बकरा ज़िबा किया, गोश्त बड़ा साफ सुथरा बनाया, वो गया। ये जो दूसरे कसाई होते हैं और वो उनको यही नहीं पता होता कि क्या इसकी जो खाल है वो किधर से उधेड़नी है, 2-3-4 घंटे लगा जाते हैं, आप भी खपते हो, बाद में उसे कहता जाओ यार हम खुद ही कर लेंगे, और गोश्त भी बड़ा बुरा। तो आप फायदे की बजाय उल्टा नुकसान नहीं कर लिया आपने सस्ता समझते हुए। ठीक है ना। तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल है बड़ी सिंपल। सिंपल क्या है, कैलकुलेशन में आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज बस पुट करनी, कुछ भी नहीं है। देखिए ये नीचे 2 चीजें रखी हुई मैंने, मीन नंबर ऑफ अराइवल 2, मीन नंबर ऑफ सर्विस 3, बस 2-3 को लेकर मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी। अगर आप मैं सिर्फ दिखाऊं आपको कि क्या कितनी, कुछ भी नहीं, एक ही पेज पे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक आ गए, 2 का स्क्वायर 2/3। तो ये सिंपल है, बस फार्मूलों की डेरिवेशन अलबत्ता जरूर एक काम था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।